हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, बीएसटीसी एग्जाम के लिए अगर बात करें, प्री डीएलएड एग्जाम के लिए, तो इसके लिए एक तरह से ये रामबाण वीडियो है, क्योंकि देखिए इस वीडियो से आपके निश्चित तौर पर 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ये बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। राजस्थान का प्रथम व्यक्तित्व, जैसे प्रथम महिला सांसद कौन थी, प्रथम विधायक कौन थी, इस तरह से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद अगर पूछा जाए तो ये कौन है अपने, यशोदा देवी, सुशीला मुंगारू, शारदा भार्गव या फिर विद्या पाठक? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपने शारदा भार्गव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए राजस्थान की प्रथम महिला सांसद पूछा है, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा नहीं पूछा है। क्योंकि देखिए, अगर बात करें शारदा भार्गव की, तो ये अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद थी, राज्यसभा सांसद जो 1952 में बनी थी, 1952 में। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद कौन थी महिला में अगर बात करें, तो ये अपने गायत्री देवी थी। कौन थी अपने? गायत्री देवी लोकसभा सांसद। और राज्यसभा सांसद अपने कौन है? शारदा भार्गव। और ओवरऑल अगर पूछ ले कि राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन है, तो देखिए राज्यसभा हो या लोकसभा, ये दोनों सांसद ही होते हैं। तो अपने सबसे पहले आएगा कौन? शारदा भार्गव। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? देखिए, अपने रीट एग्जाम में पूछा गया है। रीट 2021 जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न है, बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका सीधा आप आंसर देख लीजिए, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है अपने? फलोदी के अपने बाणासुर गांव में इनका हुआ है जन्म, बाणासुर गांव में, इसलिए इनको बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, ऐसे कौन सी सभ्यता है जो अपने गग्गर नदी के किनारे स्थित हैं? आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा या गणेश्वर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, गग्गर नदी के किनारे अगर सैंधव स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, ये कौन सा है अपने? कालीबंगा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यह स्थल अपने कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, अपने गग्गर नदी के किनारे। और देखिए, काफ़ी बार हमने भी बात की है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काली चूड़ियाँ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनाया था? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आमेर में शीला देवी का मंदिर। तो देखिए, सीधे हम इनके आंसर देख रहे हैं, अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए सीधे आंसर देख लेते हैं। मानसिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? अपने आमेर में स्थित है। आमेर कहाँ है? अपने जयपुर जिले में स्थित है। तो शीला देवी का जो मंदिर है कछवाहा शासक मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो देखिए, ऐसे कौन सी लोक देवी या फिर लोक देवता हैं जिनका गीत सबसे लंबा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ या रामदेव जी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपने जीण माता। ऑप्शन ए। और देखिए, लोक देवता में अगर पूछे, लोक देवता में तो अपने रामदेव जी हो जाएगा लोक देवता में। और देवी देवता दोनों अगर ऑप्शन में दे रखा हो, और रामदेव जी और जीण माता भी दे रखा हो, तो अपने जीण माता हो जाएगा सबसे लंबा गीत। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, जीण माता का मंदिर आप सभी को पता होगा कहाँ स्थित है? अपने रेवासा सीकर में स्थित है। सीकर जिला और रेवासा गांव में स्थित है जीण माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ऐसी कौन सी लोक देवी है जो अलवर क्षेत्र में स्थित है उनका मंदिर? लटियाल माता, सचिया माता, सुगाली माता या जिलानी माता? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, जिलानी माता हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जिलानी माता का मंदिर अपने अलवर क्षेत्र के बहरोड़ कस्बे में है। बहरोड़ क्षेत्र में
जिलानी माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है। देखिए राजस्थान की प्रमुख रचनाओं के बारे में 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में निश्चित तौर पर एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, कभी कभी 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वेली किशन रुक्मणी रचना अगर पूछे तो ये किसकी अपने पृथ्वीराज राठौड़ की है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है ये, पृथ्वीराज राठौड़ की। और एक दूरसा आड़ा हुए, दूरसा आड़ा ने इस रचना को 5वां वेद कहा है। क्या कहा है? 5वां वेद अगर पूछ ले किसे कहा है अपने वेली किशन रुक्मणी इस रचना को कहा है। किसने कहा है? दूरसा आड़ा ने। और ये रचना किसकी है? अपने पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। और देखिए ये अपने डिंगल भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में। तो ये भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राजविलास की रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए राजविलास नामक रचना किसकी है अपने, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर राजविलास। तो देखिए कवि मान सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कहीं कहीं मान कवि भी लिखा होता है, कवि मान या मान कवि दोनों एक ही बात है। कवि मान सिंह इसकी रचना है अपने राजविलास। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अपने राज सिंह की उपलब्धियां का वर्णन किया गया है, राज सिंह की उपलब्धियां बताई गई हैं इसमें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है अपने बख्ताराम शाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बख्त राम शाह, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बखत राम शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। देखिए ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके उपनाम भी है एक घोड़े वाले बाबा अगर पूछ ले, घोड़े वाले बाबा ये किसे कहते हैं। तो ये भी अपने कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी पुस्तक है अपने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में ये प्रकाशित हुई थी। तो आप ध्यान रखें इन्हीं को अपने राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न है किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोरसेनी, अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या बंगाली। तो देखिए राजस्थानी भाषा का उद्भव अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से, सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से अपने राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 12 है रांगड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। देखिए राजस्थान की उपबोलियों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रांगड़ी और निम्बाड़ी की अगर बात करें तो ये अपने मालवी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मालवी की उपबोलियां हैं अपने रांगड़ी और निम्बाड़ी। और देखिए निम्बाड़ी की अगर बात करें तो इसको दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी बोली अगर पूछ ले तो ये किसे कहते हैं। ये अपने निम्बाड़ी को कहा जाता है और ये अपने मालवी की उपबोली है। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए एकलिंग महात्म्य की अगर बात करें तो किस भाषा में लिखा गया है अपने, ये लिखा गया है अपने संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस भाषा में? अपने संस्कृत भाषा में। और किसकी रचना है अपने कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है। कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य लिखा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है तोरावाटी किसकी उपबोली है। देखिए तोरावाटी की अगर बात करें तो ये किसकी उपबोली है। देखिए उपबोलियाँ आप विशेष तौर पर रट लेना, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर हर बार आता रहता है। तो देखिए तोरावाटी की अगर बात करें तो डुडाड़ी भाषा की उपबोली है। तोरावाटी आ जाए, जगरोती आ जाए, जगरोती ये भी अपने किसकी है डुडाड़ी की उपबोली है। नागर चोल आ जाए, नागर चोल ये भी अपने डुडाड़ी की उपबोली हैं। तो आप ध्यान रखें तोरावटी अपने डुडाड़ी की उपबोली हैं और अलवर के नीम का थाना क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है मुख्य रूप से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है दामन, करड़, अंजन ये सभी क्या है अपने। तो देखिए दामन, करड़, अंजन
दामन का नाम तो आपने सुना होगा, क्या है अपने ये एक घास का प्रकार है, क्या है अपने घास का प्रकार। तो देखिए राजस्थान में घास की किस्में हैं अपने, क्या ये दामन आ जाए, करड़ आ जाए, अंजन आ जाए, सेवन आ जाए, ये सभी घास की किस्में हैं। क्वेश्चन 16 है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। तो देखिए राजस्थान इको टूरिज्म नीति की अगर बात करें तो ये कब जारी की गई है अपने? जुलाई 2021 में जारी की गई है, जुलाई 2021 में, 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2021 में राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। क्वेश्चन 17 है, राजपुताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो देखिए कन्यावध को सबसे पहले रोकने का प्रयास किसने किया था आपने? देखिए कोटा के जो शासक था आपने राव राम सिंह, इसने सबसे पहले रोकने का प्रयास किया था 1833 में। उसके बाद अगर बात करें तो 1834 में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने रोकने का प्रयास किया था। बूंदी के शासक इन्होंने 1834 में किया था। बूंदी के शासक जो कौन है, उसका नाम विष्णु सिंह। और सबसे पहले कन्यावध को रोकने का प्रयास अपने कोटा के शासक 1833 में ये थे कौन? राम सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है अब तक। अगला प्रश्न है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है अपने? देखिए सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम अगर पूछा जाए तो ये बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंधुआ मजदूर प्रथा ये अपने सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम है। देखिए बंधुआ मजदूर क्या होता है? एक तरह से बिना पैसे देकर काम कराना उनको, तो ये अपने बंधुआ मजदूर प्रथा, इसका सागड़ी प्रथा दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, चिकनी कोथली का संबंध किससे है? तो देखिए चिकनी कोथली एक रस्म है और ये अपने विवाह से संबंधित रस्म है, यानी कि शादी की एक रस्म है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकनी कोथली अपने शादी की एक रस्म है। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो देखिए सामेला शब्द अपने किस समय प्रयुक्त होता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सामेला आपने सुना होगा कई बार। सामेला जो अपने बारात आती है, बारात, तो वधु पक्ष वाले बारात का जो स्वागत करते हैं उसको सामेला कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? विवाह के समय सामेला शब्द प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि बारात का स्वागत करना आपने सामेला कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती हैं? दजिया, चीमाता, दिम्पा या फिर दैया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एक तो आप नाम ध्यान रखें वालरा और एक नाम ध्यान रखें आप चीमाता। वालरा कृषि क्या होती हैं? जो समतल स्थान होते हैं, समतल स्थान में जंगलों को काट कर जो अपने खेती की जाती है उसको बोलते हैं वालरा। और पहाड़ी ढालों पर जो खेती की जाती है अपने भील जनजाति द्वारा उसको चीमाता कहते हैं, चीमाता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी ढालों पर अपने कहते हैं चीमाता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए उंदरिया पंथ की अगर बात करें तो किस में प्रचलित है अपने? भील जनजाति में प्रचलित है राजस्थान में उंदरिया पंथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में अपने उंदरिया पंथ प्रचलित है। क्वेश्चन 23 है, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हारी बावरी। देखिए सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक इनको देखें और 2 से 3 बार इनको रिवीजन अच्छे से करें ताकि कोई भी एग्जाम में इनमें से प्रश्न आ जाए तो आपके गलत नहीं हो। हारी बावरी कृषि अगर पूछा जाए तो अपने गरासिया जनजाति से संबंधित है। ये गरासिया जनजाति की जो अपने सामूहिक कृषि होती है, सामूहिक कृषि जो करते हैं उसको हारी बावरी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए मत्स्य पुराण में अगर बात करें तो देखिए भगवान मत्स्य अवतार का रूप किसे माना जाता है? अपने मीणा जनजाति को माना जाता है। मीणा का मतलब भी क्या होता है? अपने मीन या फिर मछली होता है, मछली। तो भगवान मत्स्य अवतार से अपना एक तरह से उद्भव मीणा जनजाति मानती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोएतु वस्त्र किससे संबंधित है अपने? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप भी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। खोएतु वस्त्र, तो देखिए खोएतु वस्त्र अगर देखें तो ये अपने भील जनजाति से संबंधित हैं, भील जनजाति से। देखिए भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं
कमर पर जो लंगोटी बांधते हैं, कमर पर लंगोटी, उसको कहा जाता है अपने खोएतु। और ये अपने पुरुष बांधते हैं, पुरुष। पुरुष अगर जो कमर पर लंगोटी बांधते हैं उसको बोलते हैं खोएतु। और महिला अगर कमर पर जो लंगोटी बांधती है उसको अगर पूछा जाए तो ये कहलाता है अपने खोपत। क्या कहलाता है? अपने खोपत। तो दोनों में आप ध्यान रखें, खोपत तो अपने महिलाओं का वस्त्र है और खोएतु अपने पुरुष जो कमर पर लंगोटी बांधते हैं उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमणिया आभूषण क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तिमणिया आभूषण। आप भी साथ साथ कमेंट करते रहिए। देखिए, तिमणिया आभूषण की अगर बात करें तो ये गले में पहना जाता है। महिलाओं के गले का जो आभूषण होता है एक तरह से मादलिया जैसा, मादलिया, ये भी अपने महिलाओं के गले में पहना जाता है। और तिमणिया भी अपने महिलाओं के गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, देखिए हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया ये, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? देखिए ये काफ़ी नया प्रश्न है। बुलाक आभूषण की अगर बात करें तो ये स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। और किस भाग में पहना जाता है? अपने नाक में पहना जाता है। तो नाक का आभूषण है अपने बुलाक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अपने कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया था, अधिकांश का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी नाक में पहना जाता है अपने बुलाक आभूषण। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? काफ़ी चिर परिचित क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, मेमंद आभूषण अपने महिलाओं के सिर का आभूषण है, सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेमंद आभूषण अपने सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन 29 है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोमचा। तो देखिए, पोमचा क्या है? अपने एक तरह से ओढ़नी विशेष है। ओढ़नी जो अपने महिलाएं होती हैं, अपने ये अपने एक तरह से माँ बनने के अवसर पर, माँ बनने के उत्सव पर जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसको पोमचा कहते हैं। तो महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। तो ये अपने परिधान से संबंधित है, आप ध्यान रखें। परिधान यानी वेशभूषा से संबंधित है, पूछा जा सकता है वापस। क्वेश्चन 30 है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, गुड़ला त्यौहार ये भी रीट एग्जाम में पूछा गया था। रीट मेंस एग्जाम, साइंस मैथ्स के एग्जाम में पूछा गया था ये। तो देखिए, गुड़ला त्यौहार की अगर बात करें तो ये अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अपने गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्वेश्चन 31 है, आखा तीज किस महीने में आती है अपने? तो देखिए, आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं इसको। इस दिन राजस्थान में अगर पूछा जाए सबसे अधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज के दिन होते हैं। और ये अपने वैशाख महीने में आती है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन ये आती है अपने आखा तीज। तो आप ध्यान रखें, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अपने आखा तीज आती है। और राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह अगर पूछा जाए तो इसी दिन किए जाते हैं। क्वेश्चन 32 है, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो देखिए, गणगौर त्यौहार की अगर बात करें तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला त्यौहार है। चैत्र महीने में आता है, अपने चैत्र महीने में। चैत्र कृष्ण प्रथमा से शुरू होता है ये अपने, और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यानी कि कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, ये 15 दिन तो कृष्ण पक्ष के, और शुक्ल पक्ष के अपने 3 दिन, यानी कि 18 दिन तक ये चलता है अपने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गणगौर त्यौहार अपने चैत्र महीने में आता है। चैत्र कृष्ण प्रथमा से चैत्र शुक्ल तृतीया ये मुख्य अपने, तो 18 दिन तक चलता है अपने गणगौर त्यौहार। क्वेश्चन 33 है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो देखिए, जयपुर की अगर बात करें, तीज की सवारी अगर पूछा जाए तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और किस माह में निकाली जाती है अपने? तो श्रावण माह में। श्रावण में भी अपने कब? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन निकाली जाती हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुष्कर, कोलायत, गोगामेड़ या मुकाम? तो कपिल मुनि का मेला अपने कोलायत में लगता है। और कोलायत वर्तमान में अपने बीकानेर जिले में है। कहाँ है? अपने बीकानेर जिले में है। और कब लगता है कपिल मुनि का मेला? तो अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला लगता है। और देखिए, हर एक क्वेश्चन इस वीडियो के जो है
ये 3 से 4 बार हर एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जामों में आया हुआ नहीं है, और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 35। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कितने दिन आयोजित किया जाता है? देखिए, चंद्रभागा मेला ये तो आप सभी को पता होगा, जालारा पाटन ये कहाँ है? अपने झालावाड़ में है। यहाँ आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और देखिए, हिंदी महीने में अगर बात करें तो देखिए, पूर्णिमा अपने किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है। तो देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 लोक देवता की पत्नी सती हुई थी और 1 की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो कौन से हैं वो? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? तो देखिए, तेजा जी की, गोगा जी की और पाबू जी की, इन तीनों की पत्नियां साथ में सती हुई थी, लेकिन हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन 37 है, कुंडा पंथ इसके प्रणेता कौन थे अपने? तो देखिए, राव मल्लीनाथ जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुंडा पंथ के प्रणेता अपने कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। कुंडा पंथ के प्रणेता अपने मल्लीनाथ जी थे, और ये वाम मार्गी पंथ है एक तरह से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए, गोगा जी किस शासक के समकालीन थे अपने? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी या अलाउद्दीन खिलजी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, गोगा जी अपने महमूद गजनवी के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और गजनवी ने ही गोगा जी को अपने जाहर पीर की उपाधि दी है। तो जाहर पीर अपने किसे कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, सन्यासियों के सुल्तान किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? नहीं। हाजी निज़ामुद्दीन? ये भी नहीं। हमीदुद्दीन नागौरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, हमीदुद्दीन नागौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनको सन्यासियों का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो देखिए, संत धन्ना का जन्म अगर पूछा जाए तो ये अपने टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले में भी अगर बात करें किस स्थान पर हुआ है जन्म इनका, तो टोंक के ध्रुवन गांव में इनका हुआ है जन्म। ध्रुवन में इनका हुआ है जन्म संत धन्ना का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम रामानंद इनके गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? देखिए, विष्णुई संप्रदाय के नियमों की संख्या सभी को बताएं। 29 नियम बताएं अपने विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी ने। लेकिन जसनाती संप्रदाय इसके नियमों की संख्या काफ़ी सारों को पता नहीं होगी, तो आप ध्यान रखें 36 नियम है अपने जसनाती संप्रदाय के। और जसनाती संप्रदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है अपने, अग्नि नृत्य अगर पूछा जाए तो ये किसका है? अपने जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। तो 36 नियम तो अपने किसके हैं? जसनाती संप्रदाय के। और विष्णुई संप्रदाय के अपने 29 नियम हैं। क्वेश्चन 42 है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। तो देखिए, ये प्रकाशन करने वाले कौन है अपने? 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़ लेना। विजय सिंह पथिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विजय सिंह पथिक ने अपने ये किया था राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। और आर्थिक सहयोग अगर पूछ ले, आर्थिक सहयोग तो ये किसने किया था अपने? जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई हैं? तो देखिए, वैदिक यंत्रालय की अगर बात करें तो देखिए, ये 1880 में अजमेर में स्थापित किए हैं, अजमेर में। और किसने की है? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 44 है, 18 शताब्दी की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? देखिए 18 शताब्दी की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट और उस समय के शासक, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उस समय उदयपुर के महाराणा की बात कर रहे हैं तो स्वरूप सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और उसमें उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर सावर्स उस समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो आप ध्यान रखें, स्वरूप सिंह तो उस समय शासक थे और पॉलिटिकल एजेंट अपने सावर्स था। क्वेश्चन 45 है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी है? तो देखिए नसीराबाद में राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? अपने 28 मई 1857 के दिन अपने नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? अपने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? अपने 28 मई 1857 के दिन अपने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई है नसीराबाद से। क्वेश्चन 46 है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बीकानेर का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक है जो अकबर की सेवा में भी रहा है और जहांगीर की सेवा में भी रहा है अपने? तो ये हो जाएगा अपने कौन? कल्याणमल का जो पुत्र था अपने राय सिंह। ये राय सिंह ये गद्दी पे कब बैठे थे? ये शासन पर कब बैठे थे अपने राजगद्दी पर? तो 1574 में ये बैठे थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1574 से 1612 तक इनका शासन रहा है और अकबर व जहांगीर के समकालीन है अपने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राय सिंह हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। 1574 में ये बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण अपने किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने बीकानेर के जो शासक थे अपने राय सिंह, ये हमने अभी प्रश्न देखा था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन अपने को ने राय सिंह 1574 में ये राजगद्दी पर बैठते हैं। तो देखिए राजपुताने का कर्ण अपने राय सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और सबसे पहले कहने वाले कौन है? ये मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने अपने राय सिंह को ये कहा है क्या? राजपुताने का कर्ण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48 है, रूपाजी कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? बीकानेर, बिजोलिया, अलवर या बेगू किसान आंदोलन? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप भी इसका आंसर बताइए। तो देखिए रूपाजी और कृपाजी की अगर बात करें तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बेगू किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए, ये भी पूछा गया प्रश्न, 1921 में इसकी शुरुआत हुई है बेगू किसान आंदोलन की। और देखिए एक आता है गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड एक हुआ था अपने 13 जुलाई 1923 के दिन ये हत्याकांड हुआ है। और इस हत्याकांड में अपने बेगू किसान आंदोलन के दो जो किसान थे रूपाजी और कृपाजी, ये शहीद हो जाते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड में। तो आप ध्यान रखिए बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है अपने रूपाजी कृपाजी। गोविंदपुरा हत्याकांड से संबंधित भी अगर पूछा जाए तो ये कौन है? अपने रूपाजी कृपाजी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग चील्ह का टीला कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चील का टीला अपने किसे कहते हैं? नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो देखिए ईगल की पहाड़ी पर अपने एक दुर्ग बना हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग। ईगल अपने इंग्लिश शब्द हैं और हिंदी में अगर पूछे तो चील ये हैं। तो देखिए ईगल की पहाड़ी पर अपने चील या फिर चील की पहाड़ी पर अपने कौन सा किला बना हुआ है? जयगढ़। तो चील का टीला या फिर जयगढ़ अपने हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ईगल पूछ ले या फिर चील का टीला पूछ ले, एक ही बात है, अपने जयगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने जयपुर में है। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोफ रखी हुई है अपने जयगढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जय बाण तोप अपने एशिया की सबसे बड़ी तोफ है यहाँ पर रखी हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो देखिए सिरोही का अगर पूछा जाए, देखिए राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? आप सभी ये कमेंट करके बताइए। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? ये आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? वर्तमान राजस्थान कितने चरणों में होकर बना था? तो देखिए एकीकरण में अगर बात करें सिरोही की अगर बात करें तो ये अपने 26 जनवरी 1950 को इसका राजस्थान में विलय हुआ था। देखिए सिरोही का विलय अपने राजस्थान में 2 चरणों में हुआ है। एक तो अपने छठे चरण में 26 जनवरी 1950 के दिन ये हुआ था और इसके बाद में वापस हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान में, और कब एकीकरण पूरा हुआ था, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और सिरोही का राजस्थान में विलय अपने 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और छठे चरण में ये हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 ये छठा चरण है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चन को देखा है। कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और देखिए लगातार रूप से हम ऐसे वीडियो और आगे देखते रहेंगे। राजस्थान जीके के अलावा और भी हम देखेंगे, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इनके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।